हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लर्निंग में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी को स्टार्ट किए हैं और हिंदी में सबसे पहले हम गद्य खंड को ख़त्म कर लिया। और और ये जो गद्य खंड है इसमें हम चैप्टर 8 तक पढ़ा दिए, जो था जित जित में लिखा तो पंडित बिरजू महाराज। और यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यदि आपने सात चैप्टर तक नहीं देखा है तो सभी का एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसका आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम चैप्टर 9 देखेंगे, जो है आबिन्यो, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। ठीक, और इसमें हम क्या करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक ही वीडियो में सभी प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। और इस वीडियो में भी हम देखेंगे सभी प्रश्न का उत्तर, और सबसे आसान भाषा में देखेंगे। और यदि आपको इसका PDF लेना है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है। और ऐसा ही नहीं, सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है जिसमें PDF मिलता है। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर है क्लास 10 हिंदी चैप्टर 9 आबिन्यो, जिस चैप्टर का नाम है, जिसके लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी जी। और इस वीडियो में हम सभी प्रश्न का उत्तर देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक नंबर प्रश्न की तरफ। एक नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये करल चुनना होगा। एक नंबर प्रश्न कहता है कि रुक जाइए, हाँ अब हो गया। यहाँ पर एक नंबर प्रश्न कहता है कि आबिन्यो क्या है और कहाँ स्थित है। ये कुछ ज़्यादा हो गया। कहता है कि आबिन्यो क्या है और वो कहाँ स्थित है। आबिन्यो क्या है और कहाँ स्थित है, जो हम चैप्टर का नाम देखे थे आबिन्यो, यह क्या है और कहाँ स्थित है, इसके बारे में लिखेंगे कि आबिन्यो एक स्थान का नाम है। आबिन्यो क्या एक स्थान का नाम है, जो कहाँ स्थित है, जो दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। इतना ही पूछता था, जितना पूछने का उतना ही लिखेंगे। आबिन्यो एक स्थान का नाम है जो दक्षिणी फ्रांस में लोन नदी के किनारे बसा हुआ पुराना शहर है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि आबिन्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आबिन्यो नदी के किनारे बसा हुआ टैंक। और यह एक पुराना शहर है और इसका आंसर हमें मिल गया। इसमें इतना पूछा था आबिन्यो क्या, आबिन्यो एक स्थान का नाम है और यह कहाँ स्थित है, दक्षिणी फ्रांस में स्थित है और लोन नदी के किनारे स्थित है। और इसका PDF जरूर ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं दोनों प्रश्न की तरफ। दोनों प्रश्न कहता है कि हर वर्ष आबिन्यो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। कि हर वर्ष आबिन्यो में कैसा और कब समारोह हुआ करता था, कब होता था और कैसे होता था। इसको तब लिखेंगे कि हर वर्ष आबिन्यो में गर्मियों में, कब हुआ करता था, गर्मियों में। फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय समारोह हुआ करता था। ठीक, वो फ्रांस और यूरोप का था, लोकप्रिय था। कौन सा समारोह, जो आबिन्यो में हुआ करता था, फ्रांस और यूरोप का था लोकप्रिय समारोह। जैसे ही हमारे यहाँ भारत में दुर्गा पूजा हो गया, छठ तो बिहार में मनाया जाता है बेसिकल के। और इसी तरह आप देखेंगे ये आबिन्यो में हुआ करता था और ये फ्रांस और यूरोप का प्रसिद्ध था और ये गर्मी में हुआ करता था। चलिए अब तीसरा प्रश्न करता है कि लेखक आबिन्यो किस सिलसिले में गए थे और उन्होंने क्या देखा सुना। कहते कि जो लेखक थे अशोक वाजपेयी जी, वो आबिन्यो किस सिलसिले में गए थे, वो क्यों गए थे और उन्होंने क्या देखा सुना था। ठीक, जिसे हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि आबिन्यो में पीटर बुक का विवादास्पद महाभारत पहले पर प्रस्तुत किया जाने वाला था। यानी कि आबिन्यो में विवादास्पद महाभारत का पहले पर प्रस्तुत किया जाने वाला था, जिसका लेखक को निमंत्रण मिला था और इसीलिए लेखक आबिन्यो गए थे। और उन्होंने वहाँ देखा कि समारोह में, जब वहाँ पर समारोह होता है तो वहाँ के जो अनेक चर्च होते हैं, जो पुराने स्थान होते हैं, वो सभी लंग में घुल जाते हैं। यानी जो पुराने शहर होते हैं और जो चर्च होते हैं वो सभी लंग में मिल जाते हैं। ठीक, वहाँ पर देखे थे कि जो वहाँ पर अनेक चर्च होते हैं और पुराने शहर वो लंग में बदल जाते हैं। ठीक, और इसका आंसर होगा कि महाभारत के विवादास्पद महाभारत पहले पर प्रस्तुत होने वाला था, इसी का उनको निमंत्रण मिला था और वो हो गए थे। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न कहता है कि ला शतरुंज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। ला शतरुंज जो है वो क्या है, कहाँ अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग हो रहा है। यानी यह क्या है, कहाँ है और इसका उपयोग क्या है, इन तीनों के बारे में लिखना है। कहेंगे कि ला शतरुंज एक किला है। क्या है, एक किला है जिसे फ्रेंच शासकों ने पोप पर नजर रखने के लिए बनाया था। जो फ्रेंच शासक थे वो जब पोप पर शासन कर रहे थे तब वहाँ पर नजर रखने के लिए बनवाया था, कहाँ पर हम हर समय नजर रख सकते थे। यह कहाँ अवस्थित है, यह आबिन्यो में ही अवस्थित है। उसमें एक
कला केंद्र की स्थापना की गई। इसमें किसने, ला सतलुज में एक कला केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन कार्य से जुड़ा है। जो ये कला केंद्र बना है यह इन दिनों यानी अभी, ये अभी नहीं, जब किताब लिखा है उस समय हमें बात लगता है, ये उसमें रंगमंच और लेखन कार्य से जुड़ा है। यानी रंगमंच और लिखने के कार्य यानी लेखक वहाँ पर जाते होंगे, वहाँ पर क्योंकि शांत वातावरण, इसी वहाँ जाके लिखते होंगे। ठीक है, इसका आंसर होगा किला सरोज क्या है, एक किला है और वो कहाँ पर स्थित है, अभिनव में स्थित है। आज का इसका क्या उपयोग हो रहा है, रंगमंच और लेखन काल से इसका उपयोग हो रहा है। ठीक, समझ गए। अब देखिए 55वां प्रश्न, इसमें शायद 13 या 14 प्रश्न है। कहता है कि ला सतलुज का तरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत, यानी ला सतलुज के अंदर का विवरण अपने शब्द में देना हो और यह स्पष्ट करना है कि लेखक ने उसको स्थापित का, मौन का स्थापित किया, यानी लेखक ने, यानी अशोक वाजपेयी ने उन्हें, लेकिन ने ला सतलुज को क्या कहा है, क्या कहा है, मौन का स्थापत्य कहा है। क्या कहा है, मौन का स्थापत्य कहा। और ये क्यों कहा इसके बारे में हम बता रहा, और लेखक ने ऐसा क्यों कहे हैं। ठीक, इसके बारे में लिखेंगे कि ला सतलुज फ्रेंच शासकों द्वारा निर्मित किला में कासुथियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। ला सतलुज जो है वो उसको कौन बनवाए थे, फ्रेंच शासक बनाए थे। क्यों, पोप पर नजर रखने के लिए। यह उनके द्वारा बनाया गया, निर्मित है, वह निर्मित किला है। और कासुथियन जो काथुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। उसके भीतरी भाग में ईसाई संतों के चंपल बने हुए, इसके भीतरी भाग में ईसाई संतों के चंबल जिसे कहते हैं, कोरम जो शांत है। ये कैसा है, शांत है, जो शांत है। दो दो कमरे में सुसज्जित है, ये सभी दो दो कमरे में बटा हुआ। 14वीं सदी में के फर्नीचर लगे हैं। कार्थसीन संप्रदाय मन में विश्वास करते, जो कार्थीन समुदाय होते हैं वो मन में विश्वास करते हैं, नहीं कि हल्ला गुल्ला नहीं, मन में विश्वास करते हैं। उसके द्वारा ला सतलुज में सारा स्थापत्य मौन का ही, ये सभी यहाँ पर देखे कि मन का, यानी मौन, यानी वहाँ पर कोई हल्ला गुल्ला नहीं, मौन। इसीलिए अशोक वाजपेयी ने मौन का सत्यापत्य कहा है। ठीक, समझ के इसका आंसर क्या होगा। और इसका PDF आप जरूर ले लीजिएगा और PDF लेकर इसे जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको सभी समझ में चला है 100%। ऐसे इस वीडियो को भी देखेगा पूरा ताकि आपको पूरा समझ में आए। इस वीडियो में हम समझाए और यदि आप PDF लेंगे तो घर पर जाके रिविजन कर सकते हैं। अब 56वां प्रश्न है कि लेखक आबिनियो में क्या क्या साथ ले गए। लेखक जब आबिनियो गए थे, वो जो महाभारत का पीटरबर्ग सर्वप्रथम समारोह होना, यानी सर्वप्रथम प्रस्तुत होने वाला था, उसके संदर्भ में गए थे लेखक। और वहाँ आबिनियो में क्या क्या लेकर गए और वहाँ कितने दिनों तक रहे, लेखक की उपलब्धियाँ क्या रही। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्या क्या साथ लेकर गए। इसके आंसर में लिखेंगे कि लेखक आबिनियो हिंदी का टाइपराइटर क्या क्या गए, हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें, और उसके बाद संगीत के टेप्स, यानी जिसे कहते हैं कैसेट सेट करते हैं, जिसे संगीत का टेप्स लेगा। और लेखक कितने दिनों तक रहे, लेखक 19 दिनों तक रहे। कितने दिनों तक रहे, 19 दिनों तक रहे। और लेखक की उपलब्धि कहाँ रही, लेखक की उपलब्धि, यानी लेखक क्या वहाँ पर उपलब्धि की है। कहता है लेखक वहाँ रहकर 35 कविता, ऑब्जेक्टिव के लिए भी है क्वेश्चन, 35 कविता और 27 गद्य की रचना की। लेखक वहाँ रहकर 35 कविता और 27 गद्य की रचना की। ठीक, और जो क्वेश्चन पूछता था उसका आंसर खत्म हो गया कि लेखक आबिनियो क्या साथ लेकर गए। यहाँ लिख देखे, लेखक आबिनियो टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और संगीत के टेप्स ले गए थे। और लेखक कितने दिनों तक रहे, लेखक 19 दिनों तक रहे। लेखक वहाँ लाकर क्या उपलब्धि हासिल की, लेखक वहाँ लाकर 35 कविता लिखे और 27 गद्य की रचना की। ठीक, समझ गए। इसका उत्तर भी दे दिए, सभी उत्तर आसान भाषा में छोटा छोटा है ताकि आपको कौन चल जाए। और इसमें दो नंबर वाला प्रश्न है, एग्जाम में 2 नंबर वाला ही प्रश्न पूछता है, 10 पूछता है, उसका बहुत उत्तर देना। चलिए देखो 57वां प्रश्न है कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, ये कविता का नाम है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। शीर्षक कविता में नहीं, सिर्फ इतना कविता का नाम है, सिर्फ कविता का नाम इतना है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। ठीक, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मौनवीकरण करता है, यानी जो कवि होते हैं वो पत्थर को मौनवकरण करते हैं, यानी मौनव की तरह दर्शाते हैं। इसको उत्तर में क्या रखेंगे, और ये क्यों और कैसे करते थे। इसका उत्तर कवि महोदय का एकांतवास मौन में विश्वास करने वाले संप्रदाय के स्थान में। कवि अभी भी हम पीछे देखे थे कि हाँ, सबसे पहले अगर आप किताब में देखेंगे तो आबिनियो के पीछे शायद 1-2 कविता दिया गया, वहीं पर ये कविता दिया गया है, प्रतीक्षा करते हैं पता है कि कवि महोदय का एकांतवास मौन में विश्वास करने वाले संप्रदाय में। कवि जो है वो एकांत मौन में विश्वास करते हैं, उनके ऊपर भी मौन साधन का प्रभाव, जैसे अशोक वाजपेयी पर मौन का साधन का प्रभाव हुआ था, उसी तरह इस कवि के भी ऊपर मौन साधन का प्रभाव हुआ था। वो एकाएक मौन रूप से प्रतीक्षा कर रहे पत्थर को ही मौनवीकरण कर डाले थे। जब वो एकाएक मौन करे तो पत्थर को मौनवीकरण कर डाले। मौनवीकरण मतलब सीधा समझिए कि मौनव की तरह बना देना सीधा, जैसे होता है निजीकरण होता है
और भी बहुत कुछ होता है, वैसे आप नाम सुने होंगे बहुत कुछ का। यहीं पर मौनवीकरण कल डाले, पत्थर का मौनवीकरण कल डाले, कौन? कवि, जो है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर के कवि। ठीक, चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। ऐसे ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसमें हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि आबिन्यों के प्रति बताएं, आबिन्यों के प्रति लेखक कैसा अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। लेखक जो है वो आबिन्यों के प्रति यानी आबिन्यों के प्रति लेखक कैसा अपना सम्मान प्रदर्शित करें। यानी लेखक जो है वो आबिन्यों के बारे में क्या क्या बताते हैं, इसके बारे में सीधा देखेंगे। आबिन्यों में के बारे में आबिन्यों के बारे में लेखक कहते हैं कि वह सुंदर है। जैसे हमको बताएं कि हाँ क्या क्या है उसके बारे में लिखा, वह सुंदर है, कैसा है? सुंदर है, सघन है, सुनसान है, दिन और रातें थी जब जो भय पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई थी। दिन और रातें वहाँ पर पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई थी। यह पुस्तक उन सब की समिति का दस्तावेज, यानी जो पुस्तक लिखे थे उन सब में यह बात क्या है, उन सब पुस्तक इन सभी बात का प्रमाण उपस्थित करता है कि वहाँ पवित्रता और आसक्ति बनी हुई थी। आबिन्यों को उसी मठ में रहकर लिखी गई है। आबिन्यों जो ये हम पढ़ रहे हैं इसको भी वहीं पर रहकर लिखा गया है। जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता, यानी जो लेखक वहाँ पर पाए हैं, जो लेखक वहाँ पर उपलब्धि हासिल की है उसके लिए बहुत कृतज्ञ, यानी बहुत लेखक को विश्वास है। और जो खोया उनके लिए काफ़ी अफसोस भी, यानी जो वहाँ लेकर कुछ खोए भी, यानी पहले बात ये समझिए, कोई चीज़ में लाभ और हानि दोनों होता है। और यहाँ पर जो लाभ हुआ उसके लिए लेखक को बड़ी कृतज्ञ, और जो खोए उसके लिए काफ़ी लेखक को अफसोस है। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न समझ गए होंगे और इसका PDF जरूर ले लीजिए। और यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो उसमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या संबंध था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हमें लगता है, ताकि मनुष्य का जो जीवन है और पत्थर है इन दोनों में क्या समानता है और क्या विषमता है, यानी क्या एक रंग है और क्या दो रंग है। सीधा से समझिए। देखेंगे मानव उतार चढ़ाव को देखता है, जैसे मानव उतार चढ़ाव को देखता है, पत्थर भी मानव की तरह परिवर्तनशील समय को सामना करना पड़ता है। पत्थर शीत और ताप दोनों सहता है। मानव अपनी प्राचीन गाथा को गाता है, पत्थर भी अपनी प्राचीनता को अपने में सहज लगता है। यहाँ पर कोई बात समझने वाला नहीं। मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, मानव अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करता है, परंतु मानव शांत रहता है। मनुष्य की कविता में शब्द होते हैं, मनुष्य जो कविता लिखते हैं जो गाते हैं उसमें शब्द होते हैं, लेकिन पत्थर की कविता में शब्द निःशब्द होते हैं। मनुष्य झुककर नमन करता है, पत्थर बिना झुके नमन करता है। हम समानता और विषमता बता दिए, ठीक है, हिता समानता और विषमता। और आप इसका PDF जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको ये सभी पढ़ने में आसानी हो। चलिए देख रहे हैं 10वां प्रश्न। और यदि आपने इससे पहले वैसा भी चैप्टर को नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हिंदी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और यदि आपको और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है तो आप भी देख सकते हैं वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न होता है कि इस कविता से आप क्या सीखते हैं। इससे हम बताएं, आबिन्यों के पीछे 1-2 कविता दिया गया है, उससे आप क्या सीखते हैं। इसके उत्तर में लिखेंगे कि इस कविता से हम यही सीखते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति मौन रहकर निरंतर कर्म करें। कोई लोग थोड़ा देर कम करते हैं और बोलते हो हमसे नहीं होगा है। ये कविता से हमें सीखने को मिलता है अपने लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है, जो आप लक्ष्य साधे हैं उसके प्रति निरंतर मौन शांत रहकर कर्म करते रहना चाहिए। ठीक, समझ गए। अनेक प्रकार की कठिनाइयों को सहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। जब कोई मुश्किल आए तो इसमें डरना नहीं, अपने सीधे लक्ष्य पर अपना ध्यान देना। किस पर? लक्ष्य, ये लक्ष्य, इस पर हमें ध्यान देना, तभी हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। चलिए देखने अगर प्रश्न कहता है नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। जब लेखक नदी के तट पर बैठते हैं तो लेखक को क्या पता, यानी लेखक को क्या अनुभव होता है। इसके तो है कि नदी के तट पर लेखक को लगता है कि जल स्थिर है। क्या लगता है कि जल स्थिर, यानी जल रुका हुआ है और तट बह रहा है, यानी जल लुका है और जो तट होता है किनारा वही बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वह नदी के साथ बह रहे हैं। नदी के पास रहने से लगता है कि स्वयं नदी हो गए हैं, स्वयं में नदी की झलक दिखाई पड़ती है। ठीक, इसका उत्तर आप समझ गए। और इसका PDF आप जरूर ले लीजिएगा। हम हर बार बोल रहे हैं कि ताकि आपको कहीं खोजना नहीं पड़े। इसका आंसर जो हम बिल्कुल आसान भाषा में लिखें और आप पीछे वाले सभी चैप्टर का भी वीडियो देख सकते थे। चलिए अब देखते हैं 12वां प्रश्न कहता है कि नदी तट पर लेखक किसकी कविता याद आती है। यानी जब लेखक नदी तट पर बैठे रहते हैं तो लेखक को किसकी कविता याद आती है और क्यों याद आती है। इसके उत्तर में लिखेंगे कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है। क्यों याद आती है, पूछता है क्यों है, वो देखिए क्यों पूछता है। लेकिन क्योंकि लेखक अनुभव करते हैं कि स्वयं नदी हो गई। यहाँ पर देखें
कि लेखक अनुभव करते हैं कि स्वयं नदी हो गए, देखिए स्वयं नदी हो गए हैं, ठीक, स्वयं नदी हो गए। इसकी पुष्टि के लिए शुक्ल की कविता नदी चहले लोगों पर, कौन सी कविता, नदी चहले लोगों पर, यह शुक्ल की कविता है, इसको याद करते हैं। कौन, लेखक, ठीक, किसी कविता, शुक्ल जी की कविता। चलिए अब देखते हैं 53वां प्रश्न, और क्यों याद आता है इसका हम आंसर सब बता दिए कि लेखक को किसकी कविता याद आती है, विनोद कुमार शुक्ल की, और वो कौन सी कविता है, नदी चहले लोगों की, ठीक। हम देखते हैं 53वां प्रश्न कौन सा है कि नदी और कविता में क्या संबंध है। इसके पीछे था कि मानव जीवन और पत्थर के क्या संबंध थे, और यहाँ पर है कि नदी और कविता में क्या संबंध है। इसको तो लिखेंगे कि जिस प्रकार नदी सदियों से हमारे साथ रह रही है, आप ही देख लें कि नदी हमारे साथ सदियों से रह रही है, उसी प्रकार कविता भी मानव की जीवन संगनी है, यानी मानव के जीवन के साथ चलने वाली है। नदी में विभिन्न जगहों से जल आकर मिलते हैं, नदी में देखते हैं कि बहुत जगह से जल आकर मिल जाते हैं, और वह प्रभावित होकर सागर में समाहित हो जाते हैं, और वो बहुत जगह से मिलते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर सागर में ही मिल जाते हैं। नदी में जल कभी नहीं भरता, देखते हैं आप नदी में जल कभी नहीं भरता है, कविता में भी शब्द नहीं भरता, कविता में जितना शब्द है वो कम है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा, जैसे नदी जल लिप्त नहीं होता, मतलब लिप्त मतलब खाली, नदी जल से खाली नहीं, तो उसी तरह कविता शब्द से खाली नहीं था, ठीक। यही था उसमें समानता, किसमें, नदी और कविता में, ठीक। और इससे पहले था मानव जीवन और पत्थर में। इन दोनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब 14वां प्रश्न है, किसके पास तटस्थ लहर पर संभव नहीं हो पता है क्यों, पता है किसके पास तट पर लहर पर, तटस्थ मतलब उसके बगल में लहर, तटस्थ लहर पर संभव नहीं होता, क्यों नहीं हो पता है। इसके तुम लिखेंगे कि नदी और कविता के पास तटस्थ लहर पर संभव नहीं है, यानी अगर हम नदी और कविता के पास बैठे तो हम संभव यानी उसके पास नहीं ला पाएंगे। नदी यहाँ क्यों में लिखेंगे कि नदी किसी को अनदेखी नहीं करती, यानी नदी किसी को मतलब ठुकराती नहीं है, सबको भिंगा देती है। कविता में भी न जाने कहाँ से शब्द आकर मिल जाते हैं और उसी का रूप धर लेती है। हम इसके अभिभूत से नहीं बच सकते, इसीलिए हम इसके पास नहीं लग सकते, तटस्थ पर बैठे हुए नहीं लग सकते। और हमारा यहाँ पर ये 1 से 14 प्रश्न का सिलसिला खत्म हो गया, और हम पर इतना विश्वास करने के लिए, इतना देर तक आप वीडियो देखें, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका ज़्यादा आभारी है। और आप जो हम पर विश्वास दिखा, इस पर हम पूरा खरा उतरेंगे। और मुझे आशा है कि आपको ये 14वां प्रश्न समझ में आ गया, और इसका PDF आप जरूर ले लीजिएगा, ताकि आपको सभी समझ में चला है। और इसे घर में लिख कर प्रैक्टिस करते रहिएगा। और इस वीडियो में ही तक रहने देते हैं, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को बीच भी शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको क्या चाहिए आगे वाले वीडियो में, ऐसे तो हम सबसे पहले गद्य खंड पूरा पढ़ेंगे 12वीं चैप्टर, उसके बाद कुछ स्टार्ट करेंगे। और यदि आपको कोई टॉपिक और वीडियो चाहिए तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर बनने का जरूर प्रयास करेंगे। यदि आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, तब तक और सभी का धन्यवाद।